मैं आपसे आर्थराइटिस के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी जॉइंट्स में स्टिफनेस एंड स्वेलिंग आ गई थी। तो एकदम से आ गई, ऑल्दो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, ध्यान कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो मैं जस्ट हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया, स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन। कितना समय हुआ इसको हुए? अबाउट 7 वीक्स हो गए हैं। 7 वीक्स हुए। इधर जब से आपने इधर ये योग निद्रा किया तो लगभग कितने समय से इसको कर रहे हैं? मैं योग निद्रा घर से स्टार्ट किया था, 4 हफ्ते हो गए। तो फिर मैं यहाँ आई। इस बीच आपको कैसा लग रहा है? मेरे तो स्टिफनेस नहीं रही, स्वेलिंग थी तो वो भी नहीं रही, टाइम लगा बट नहीं रही। इसके बीच में फिर आ गई थी स्वेलिंग, एक फिंगर में, एक जॉइंट में। 2 दिन रही तो तीसरे दिन वो भी क्लियर हो गई। वो भी क्लियर हुई। हाँ जी। तो क्या आर्थराइटिस के बारे में क्या जानना चाहते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, क्यों होता है ऐसा? हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या रिलेशन, अगर कुछ माइंड से है या फिजिकल है, क्या है आपका इसमें विचार? ठीक है, देखो कई बार मैंने इसको बोला है कि शरीर और मन ये बहुत जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। जैसे आपको कोई चोट लग जाए, आप कहीं रास्ते पे जाते हो, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो आपके दिमाग के अच्छे विचार चाहे कितने भी आप पॉजिटिव हो वो विदा हो जाएंगे और फिर आप एक दर्द महसूस करोगे। उसी तरीके से कभी कभी कोई पेन होता हो और आप बहुत अच्छे थॉट हो, जैसे सपोज दैट आप खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपके पैर में चोट लग जाए, खून निकलता भी रहे लेकिन दिमाग को उसका पता नहीं चलता और दर्द भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उसको देखते हैं हमको दर्द होने लगता है। तो बात यह है कि काफी ये जुड़े हुए हैं। आर्थराइटिस पे मैंने बहुत लोगों को देखा, इधर जल्द में बहुत सारे लोग मेरे पास आए जो आर्थराइटिस से पीड़ित थे। आर्थराइटिस भी अलग अलग तरीके से लोगों को असर करती है। किन्हीं को जोड़ों पे दर्द कर देती है, किन्हीं की ऐसा उनको बोलते हैं कि उनकी कोई नर्व दब गई है, किसी को टिश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। ऐसे कई तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो मुझे पकड़ में आया है वो पकड़ में आया है कि हमारे नर्व सिस्टम में जो हमारा कमांड सेंटर है दिमाग का, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो बॉडी को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बॉडी को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, या कहीं कहीं पे अगर टिश्यूज जैसे ज़्यादा बनने लग जाते हैं तो उसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि वो इतना भयभीत हो गया दिमाग कि उसने टिश्यूज को डबल बनाना शुरू कर दिया। जैसे अभी एक रिसर्च हुई कि जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग मोस्ट ऑफ डरपोक होते हैं, वो डरते हैं, उस डर में वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, शरीर का फैट बढ़ाने लगते हैं, अपना आकार बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वो डर उन्हें जो है दूसरे मैटर से होता है, किसी चीज़ से होता है, तो मैटर अपने को बढ़ा लेना चाहता है, तो वो भोजन बढ़ा देते हैं, अपने वजन पे काम उनका शरीर करने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ों का असर हमारे दिमाग में जाके काम करता है। मेरा इन टोटल जितने भी लोगों से मैं मिला आर्थराइटिस से जो पीड़ित थे, उन सब में मैंने कॉमन फैक्टर पाया, वो सब किसी ना किसी फेयर में जीते थे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। आदमी का इमोशनल होना और ऊपर से उसको फेयर होना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग को घबराहट पैदा कर देती हैं, जिससे वो शरीर के साथ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट से स्टार्ट कर देता है जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं होती। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम उन्हीं
तरीके की समस्याओं से आई हुई प्रॉब्लम है। इसकी बेस में मैं भय को और इमोशन को कारण मानता हूं। इमोशन और भय क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। अगर थोड़ी देर के लिए हम डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर्स जो एक ऑपरेशन करता है, जो सामान्यतः शरीर को शरीर समझता है, एक उसका कोई इमोशन नहीं उसमें जुड़ा होता, तो वो चीरा लगाता है, उसको टाँके लगाता है, उसका ऑपरेशन कर देता है आराम से। लेकिन अगर वही डॉक्टर को उसके बेटे का ऑपरेशन करने को बोला जाए, उसकी वाइफ का ऑपरेशन करने को बोला जाए, तो वो नहीं कर सकता। इसीलिए उस ऑपरेशन के लिए वो दूसरे डॉक्टर से मिलता है। कारण है कि इमोशन अगर जुड़ जाएगा तो कहीं इंद्रियों में एक कमांडिंग जो है वो थोड़ी सी खो जाती। इमोशनल लोग सुसाइड करते हैं, इमोशनल लोग हत्याएं भी करते हैं, इमोशनल लोग बहुत ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे जीवन में बड़ी दिक्कत पैदा करती है। इमोशनल लोग ही एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, इमोशनल लोग ही एक दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। प्रेम में बहुत इमोशन का यूज है, लेकिन प्रेम में इमोशन ही सबसे बड़ा झंझट भी है। तो इमोशन एक तरीके का कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों पर जो है ऐसा दबाव बनाता है कि हमारे शरीर पे दिमाग पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। इमोशन हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, भय भी यही करता है। मैं इमोशन के संबंध में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैंने बहुत छोटे पर मेरी नानी मेरे घर रहती थी। वो मेरे मामा से नाराज थी और उस नाराजगी के कारण वो अपनी बड़ी बेटी के पास चली आई, मेरी माँ। तो नानी मेरे साथ बहुत रही बचपन में। मैंने नानी को बहुत निकट से देखा। वो मामा से पूरी तरीके से नाराज रही। कभी भी वो मामा को अच्छा नहीं मानती थी, और हम छोटे बच्चे थे तो हमें भी लगता था मामा अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में मुझे वो दिन भूलता नहीं कि मेरी नानी को पैरालिसिस का अटैक हुआ। पैरालिसिस का जब अटैक हुआ, मैं उसी कमरे में था और मैं और नानी सिर्फ दो ही लोग थे। नानी एकदम खड़े खड़े से गिरी और जोर से, एक गिरने के साथ ही साथ एक आवाज थी, वो अपने बेटे का नाम लेके पुकारी बहुत जोर से। सालिग्राम करके वो नाम था, तो सालिग्राम करके बहुत तेजी से चिल्लाई और उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो गिरी तो मैं उनका सर गोदी में ही रख लिया था, तो उन्होंने मामा को ही याद किया। उसके बाद मामा को बुलाया गया और फिर वो अपने बेटे के साथ ही चली गई। फिर वहीं पे उन्होंने प्राण त्यागे। 6-7 महीने बाद हमारे मामा ने बड़ी सेवा की उनकी। तो मैंने एटलीस्ट नोटिस किया कि पूरी जिंदगी वो उनसे लड़ती रहीं, क्योंकि अकेले बेटे थे, कहीं कोई प्रेम भी रहा होगा, कोई ना कोई बात इनकी ही गलती होगी, हमारी नानी की ही कोई गलती होगी, जिसका एहसास इनको उस वक्त हुआ। और जैसे ही उस चीज का आभास हुआ उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ, गिल्ट फील हुआ। मतलब इमोशंस सारे कलेक्ट होके एक गिल्ट फील बना दिए, क्योंकि वो जो बाहर की तरफ थे इमोशन, जिसकी वजह से वो बेटे को बुरा कहना और सब चीजें थी, वो अचानक रिटर्न हो गया, बैक मार गया। तो जब वो बैक मारा तो उसने पूरे नर्वस सिस्टम को ब्रेकआउट कर दिया, जिसकी वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ। ऐसा मेरा अपना गणित है। विज्ञान क्या कहता है वो जाने, क्योंकि विज्ञान की जहां तक बात करें, अभी मेरे एक मित्र हैं, पैथोलॉजी है उनकी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं अगर आज तक किसी डॉक्टर का सम्मान कर पाया तो मैं उनका कर पाया, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज को कहने का एक ढंग है, एक समझ के साथ बात करते हैं, वो और डॉक्टर जैसे नहीं है। तो उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि बीमारियों के संबंध में कुछ बातें चल रही थी। तो वो कहने लगे कि बीमारियों के संबंध में हम जिनके बारे में जान गए हैं
हम चेचक के बारे में जान गए, हम पोलियो के बारे में जान गए, हम टीबी के बारे में जान गए। जिनके बारे में जान गए हैं उनको हम नष्ट कर देते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिस बीमारी के बारे में हम जाने नहीं, उस पर अभी भी डायग्नोसिस चल रहा है। डायग्नोसिस का अर्थ होता है कि हम पहले कारणों को खोजें, पहले लक्षण पकड़ें कि क्या क्या हैं, पहले सिम्टम्स का हमें पता लग जाए। तो लोग जाते हैं डायग्नोसिस कराने। तो डायग्नोसिस कोई इलाज नहीं है, डायग्नोसिस एक रिसर्च है। जब कोई आदमी कहता है कि अभी डायग्नोसिस पे है मेरा केस, इसका मतलब है वो रिसर्च का एक हिस्सा बन गया है, वो रिसर्च हो रही है उसमें, वो इलाज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, तो अभी आर्थराइटिस के बारे में भी लोग जानते नहीं जी। और मेरा जो गहरे अनुभव रहा उसमें मैंने देखा कि भय एक बहुत बड़ा रोग है और इमोशन उसके साथ मिलके और खतरनाक रूप धारण कर लेता है। आपके ऊपर मैं जब बात किया था 4-5 हफ्ते पहले, जब आपने स्टार्ट किया था योग निद्रा, तो आपने योग निद्रा स्टार्ट किया, योग निद्रा से आपके ऊपर असर भी आया। हाँ जी। आप ठीक दिखाई दे रहे हो, आपको ये पेन्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि योग निद्रा में हम इंसान के भय पे और इमोशन पे ही काम करते हैं। मेरा मानना तो यह है कि इमोशन से आदमी जितना मुक्त हो जाए उतना अच्छा। और एक स्लोगन तो मैं बहुत यूज करता हूं कि इमोशन इज गुड बट इमोशनल पर्सन इज नॉट गुड। इमोशन ऐसा है जैसे दाल में नमक, और इमोशनल पर्सन ऐसा है जैसे वो नमक को ही दाल समझ के खा रहा। इमोशन अगर आप जियोगे तो आपकी जिंदगी में, आपके संबंधों में एक खिलावट रहेगी। लेकिन अगर खुद इमोशनल हो जाओगे तो आप दुखी रहोगे और आपके संबंध भी खराब हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी किसी के साथ प्रेम कीड़ा में है, सपोज दैट, तो वहां पे वो आई लव यू का यूज करना, आप सुंदर दिखते हो, इसका यूज करना बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि वहां पे उसका यूज है एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ाने में। लेकिन अब खाली बैठे बैठे ही आई लव यू चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रही। जैसे एक आदमी किसी के साथ में है, बिस्तर में है, तो बिस्तर में आई लव यू बोलना, सुंदर उसको बोलना, तो एनर्जी बढ़ेगी जिससे वो सेक्स क्रीड़ा में अच्छा से उतर सकता है। लेकिन अब वही आनंद वो फोन पे बैठा हुआ और 1000 किलोमीटर की दूरी पे आई लव यू बोल रहा है, तो एनर्जी तो क्रिएट कर रहा है, फिर ऊपर से रिप्लाई भी आ रहा है आई लव यू टू, और इनकी भी बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही पागल हो रहे हैं। दोनों ही एनर्जी को बिना किसी दिशा दे पाने के केवल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और यही मानसिक रोगों में तब्दील हो जाता है, यही प्रेमियों में मानसिक रोग हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि इमोशन इज गुड बट इमोशनल पर्सन इज नॉट गुड। इमोशन को जिए, हंसने, खेलने, नाचने, कूदने को, इन सब चीजों को एंजॉय करिए। लेकिन 24 घंटे नाचोगे तो कैसे चलेगा, 24 घंटे रोओगे तो कैसे चलेगा, 24 घंटे हंसोगे तो कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग बिहेवियर बना लेते हैं, उनके में गुस्सा इतना दब जाता है कि 24 घंटे उनके चेहरे पे गुस्सा झलकता है। वो हंसते भी हैं तो ऐसा लगता है कि उनका बस चले तो दांत कटकटा के काट लें, वो हंस भी रहे हैं तो ऐसे लग रहा है। ऐसे लोग बड़े घातक हो जाते हैं, इनके कोई संबंध अच्छे नहीं बचते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें जो एनर्जी मिली, इन्हें जो दूसरों ने अटेंशन की पावर दी, उसको ये हजम नहीं कर पाए, उसको एक सही दिशा नहीं दे पाए, जिसके कारण उनके वो गिल्ट्स बैठ जाती हैं, उनके वो इमोशन ब्लॉक हो जाते हैं, वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो पहला, इमोशन की एनर्जी जिनमें जितनी ब्लॉक हो जाएगी उतने ही ज़्यादा जो है वो आदमी इस तरीके के रोगों में फंसेगा या और रोगों में फंसेगा। दूसरा, भय की बात कर रहा हूं, भय भी यही काम करता है। जब मैं बोलता हूं कि भय मिटाओ, तो भय मिटाने के बहुत ढंग हैं।
एक तो ये है कि आदमी खुद की साधना से गुजरे। अकेला व्यक्ति बहुत साधना से गुजरे तो भय मिट सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर खतरे भी वैसे ही लेने पड़ते हैं जैसे बुद्ध और महावीर ने लिए। लेकिन अगर कोई दिमाग में बहुत ज्यादा भय है, तो यदि आप आए मेरे पास और आप मुझे गुरु एक्सेप्ट करके आए, तो वहां पे आपने मेरी उंगली पकड़ ली। जैसे ही उंगली पकड़े तो भय मिट जाता है। आप अंधेरे रास्ते पे अकेले जा रहे हो, रास्ते पे अंधेरा है, आवाजें आ रही हैं हवाओं की, सबकी, आप भयभीत हैं। अचानक आपके पास एक और आदमी आ जाए, चलने लगे साथ में, तो आपका भय कम हो जाता है। तो उसने क्या किया? उसने आपके दिमाग को एक सूचना दे दी कि आप अकेले नहीं हैं, एक और भी साथ में है। लेकिन यहां पे भी नोटिस करें, यहां पे भी एक इमोशन प्लस है, इमोशन का भी सपोर्ट है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे में आदमी अभय हो जाता है, लेकिन निर्भय भी हो जाता है, तो ये बहुत है। किसी का साथ पाके उसमें भय थोड़ा सा मिट जाता है। तो ये दो चीजें हैं, भय और इमोशन। इन दोनों चीजों के कारण ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अधिक होती है। और इसके लिए जो मेरी बात है, मैं तो एक ही 1.25 लाख से एक लड़ावा वाली बात करता हूं, और वो है योग निद्रा। योग निद्रा के माध्यम से मैं बहुत चमत्कार देख रहा हूं। यूं ही मैं योग निद्रा के पीछे नहीं लगा, लेकिन फिर बार बार आगाह करता हूं कि योग निद्रा का अर्थ सो जाना नहीं है। ये कॉन्शियस जगाने की एक तैयारी है, जिसके लिए एनवायरनमेंट देना पड़ता है, जिसके लिए कुछ बातें देनी पड़ती हैं, जिसके लिए कुछ और तरीके की टिप्स देनी पड़ती हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं। तो सारे चीज़ों का जोड़ आपके अंदर से कॉन्शियस को जगाने का काम करता है। शब्द योग निद्रा ही मैं यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत समय से चलता है, लेकिन बात बिल्कुल नहीं है। योग निद्रा असल में देखा जाए तो इसमें इसलिए बहुत काम आती है, इस रोग में भी, कि आप जैसे माँ के पेट के अंदर होते हैं, तो माँ के पेट के अंदर बच्चा भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो माँ के साथ है, पूरा जुड़ा हुआ है। उसको सांसें माँ से मिल रही हैं, भोजन माँ से मिल रहा है, सारी सुरक्षा उसे माँ से मिल रही है। तो अपने में उसको कोई फेयर नहीं होता। माँ के पेट के अंदर सबसे कम फेयर होता है किसी भी बच्चे को, बल्कि ना के बराबर ही होता है, लेकिन बहुत कम फिर भी होता ही है, तो वो कह रहा हूं। दूसरी चीज है कि माँ के पेट के अंदर इमोशन नहीं होते। इमोशन एक ऐसी चीज है जो हम इस संसार में आके सीखते हैं। माँ के पेट से हम सिर्फ टूल्स लेके तो पैदा हो सकते हैं कि हमारी माँ बहुत इमोशनल हो तो बच्चे को वो अपने गर्भ के अंदर ही अपने थोड़े से रोग दे दे। तो ये तो हो सकता है कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट में पैदा हुआ कि वो बाहर निकल के इमोशन को ज्यादा ऑब्जर्व करने लगेगा, लेकिन माँ के पेट के अंदर इमोशन कम से कम होता है। तो जो एनवायरनमेंट माँ के पेट का होता है, वही एनवायरनमेंट हमें यहाँ निर्मित करना पड़ता है, जिसमें आदमी को फेयर कम से कम हो। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, वो शायद आप सोच भी नहीं पाते हैं सवाल, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस एनवायरनमेंट से जो आपको ठीक रोग हो जाता है, क्या जब आप यहां से छोड़ के चले जाओगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? वो सवाल, अगर कोई व्यक्ति इतनी गहरी श्रद्धा से जुड़ा है तो वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी सिक्योरिटी महसूस कर सकता है, भयमुक्त महसूस कर सकता है। वो एक भक्त का कीमिया है जो भक्ति में आता है। मीरा 5000 साल की दूरी पे भी कृष्ण से मिल लेती, वो दूरी मायने नहीं रखती। दूसरा, जो लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं उनको एनवायरनमेंट की बात करनी पड़ेगी। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट जैसा मैं यहां देता हूं, वैसा एनवायरनमेंट ही उस जगह भी उसको मिलना चाहिए जिस जगह से वो आया है। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट, अगर आपके पास भक्ति की कला नहीं है, अगर आप दूर से जुड़े रहने की कला नहीं जानते हैं, तो भय आपका जो है वो बना रहेगा।
हाँ, इमोशन के संबंध में इमोशन उठेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप मुझसे बात करें, आप बीच बीच में फोन करें। इमोशन के संबंध में मैं आपसे बीच बीच में बात करके खत्म कर सकता हूं, क्योंकि इमोशन को पैदा करने के लिए और इमोशन को खाद देने का काम आदमी का दिमाग ही करता है। खाद देने का काम आदमी का दिमाग ही करता है। जैसे एक आदमी किसी को प्रेम करता है और वो एक लड़की किसी लड़के को प्रेम करती, और वो लड़का सपोज दैट दुष्ट है, लेकिन उस लड़की के दिमाग में उसकी बड़ी अच्छी छवि बन गई है, एक हिप्नोटाइज्ड है। तो ऐसे में वो हिप्नोटिज्म इतना काम करेगा कि यदि लड़के के बारे में कोई गलत सूचना भी उसको दे तो वो मानेगा नहीं, और अपनी ही सही सूचना को वो सही मानता रहेगा। ये हिप्नोटिज्म का कीमिया है। तो ऐसे में आपके इमोशन भी इसी तरीके के हिप्नोटिज्म से पैदा हो सकते हैं। वो आप परिवार में रह के बना लेते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में बना लेते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में बना लेते हैं। तो वो आप वहां पे इमोशन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो माँ के पेट से नहीं आते, मैंने कहा बाहर क्रिएट होते हैं। तो उससे अगर आप मुझसे बात करते रहेंगे तो मैं बहुत हद तक आपके इमोशन को किस ढंग से खत्म किया जा सके समझाता रहूंगा। तो वो आपको दूर से रह के सलाह होगी। भय मुक्ति के लिए जो है वो आपकी विश्वास ही काम करेगा। दूर से रह के सबसे अच्छा विश्वास काम कर सकता है। नहीं तो फिर बहुत सारी मुझे टिप्स देनी पड़ेंगी जो आपको घर जाके इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। कई बार लोग ये समझेंगे कि कोई ऐसी चमत्कारी चीज हो जाती कि मैं बस यहाँ पे सही हो गए, फिर पूरी जिंदगी बीमारी ना होते। तो ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि एक नर्सरी से आपको एक पौधा तो डेवलप करके दिया जा सकता है, लेकिन घर जाके लगा के भी उसको पानी खाद सब देना पड़ता है। अगर उसे भी एक पानी खाद आप सब ना दें तो वो भी मर जाता है। तो उसी प्रकार जो मैं आपके अंदर चेंजेस यहाँ खड़े करता हूँ, वो चेंजेस आपके वहां पहुंच के किस तरीके की खाद पानी की डिमांड करते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और हर व्यक्ति का माहौल अलग अलग है, इसलिए उस संबंध में बहुत बोलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कहा जा सकेंगे कि घर वालों को चाहिए कि अगर उनके घर में कोई आर्थराइटिस का या कैसा भी मरीज कोई है तो उसको एक फेयरलेस माहौल देना चाहिए। ये पूरे घर की जिम्मेदारी है। एक बीमार होता है तो एक बीमार नहीं होता, पूरा घर बीमार होता है। एक व्यक्ति को दिक्कत होती तो सबको दिक्कत हो जाती, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ऐसे में यदि पूरा घर ही ये महसूस करे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो बैठ के एक समस्या पे काम हो सकता है कि ये समस्या इसी तरीके से सॉल्व करनी है। फेयरलेसनेस और दूसरा आपको जो है वो इमोशनलेसनेस। तो ये दोनों चीजें मिलके काम करेंगी। लेकिन अभी एक तीसरी चीज इसमें एक जुड़ रही है, उसको भी एक बहुत अच्छे ढंग से मैं कहना चाहूंगा। मैंने देखा है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ इधर हरिद्वार, तब से मैं स्विमिंग पूल यूज कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कभी भी नदी में इतना नहीं नहाया और तैरा नहीं कम से कम। लेकिन स्विमिंग पूल में तैर के मुझे पता लगा कि स्विमिंग पूल का माहौल बहुत हद तक, अगर आप तैरना स्टार्ट करते हैं और पानी के साथ मैत्री बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल ऐसा ही है जैसे माँ के पेट के अंदर होता है। फिर स्विमिंग पूल में एक और खासियत है। उस खासियत को समझाने से पहले मैं आपको एक और बात अपने जीवन की बताना चाहूंगा। मेरे पिता बहुत एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति थे। तो मैं देखा करता था कि उनके पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो बाबूजी मुझे ये तकलीफ है, मेरी मोच उतर गई, मुझे नस उतर गई, गले में नस चढ़ गई, हाथ में पैर में कहीं भी कोई ऐसा बोलता कि नस चढ़ गई, तो मेरे फादर उसको एक गोली दे देते थे 3 दिन खाने के लिए। कहते थे गोली 3 दिन खाना, और वो गोली पेन किलर्स होती थी। जब मैं ये जानने लगा तो मैंने एक दिन पिता से कहा, मैंने कहा आप क्या करते हो, आप लोगों को पेन किलर्स दे देते हो,
और ये पेन किलर्स खाते हैं, लेकिन एक बात ये भी देखता हूं ठीक हो जाते हैं। तो ये पेन किलर से कैसे ठीक हो जाते हैं? पापा बोले देखो, अगर कहीं कोई नस अटक गई तो उसकी दो प्रॉब्लम है, या तो नस कहीं हड्डी में मसल्स में दबी है, या फिर जो है वो दिमाग में कोई उसको प्रॉब्लम है जहां उसको पेन फील होता है, यानी नर्वस सिस्टम में कहीं पेन फील होता है। तो कहीं ना कहीं या तो दिमाग में प्रॉब्लम है या बॉडी में कहीं है। तो कहते थे कि बॉडी में यदि कोई नस फंस गई तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कांटा लगा हुआ है कि नस वहां अटक गई। इसका मतलब नस वहां गई, किसी वजह से गलत तरीके से वो चला, कोई प्रॉब्लम हुई एक्सरसाइज में या कुछ, तो नस वहां पे थोड़ी अटक गई। फिर वहां से ठीक करने की कोशिश में इसको दर्द होता है, इसलिए ये वहीं रोके रहता है। ऐसे करके रोके रहेगा, इसके कंधे में नस चढ़ गई, ऐसे रोके हुए, अरे अब दर्द होता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो कहने लगे कि जब मैं इसको ये गोली देता हूं तो ये खाता है, इसके दिमाग में वो पेन का एहसास नहीं होता। जब इसको पेन का एहसास नहीं होता 12 घंटे 24 घंटे, तो फिर ये नॉर्मली चलने लगता है, इसे लगता है ठीक हो गए। दर्द होता है लेकिन वो नस कहीं अपने धीरे धीरे रास्ते पे आ जाती है। 2-3 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके का माहौल दे दो तो उसकी जो नस है और सब चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं। ये बहुत बहुत गहरी बात है। इसको अभी दिव्या के ऊपर भी मैंने इंप्लीमेंट करके देखा, और दिव्या तो बहुत इस मामले में तेज है। मैंने देखा इसके हाथ में एक डिजीज हो गई थी, जिसको थोड़ा बोलते थे कि पानी में हाथ नहीं डालना है और सर्फ में हाथ नहीं लगना है, कोई भी इस तरीके की चीज नहीं लगनी चाहिए। तो इसका पूरे हाथ खराब हो रहे थे, और जितना भी किसी डॉक्टर को दिखा रहे थे, जो भी ये कर रही थी, तो इतना डर गई थी उसको लेके कि मेरा हाथ खराब हो रहा है, कि वो चीज सही होने की बजाय और फैलती जा रही थी, पूरे हाथ में फैल गई थी, पूरा हाथ इसका खराब हो गया। इसकी वजह से हमने बहुत कुछ किया लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन मुझसे बोली कि ये तो ठीक होने का नाम नहीं लेता, फिर क्या करूं? मैंने कहा भूल जाओ। मैंने कहा भूल जाओ कि ये रोग है और इसकी दवाई भी करना छोड़ दो। तुम्हें जो करना है करो, तुम पानी में हाथ भी डालो, तुम सब कुछ करो। तो अभी हालत ऐसा है, जिस दिन से इसने ऐसा किया, इसकी खूबी है कि जो मैं कहता हूं बस मान लेती है, फिर चाहे उसका नुकसान हो। मैं कहता हूं जम तो जम, फिर चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, ये इसका कीमिया है। इसने दवाई छोड़ दी, और जिस दिन से दवाई छोड़ी ये सारे काम कर रही है। और इसके हाथ को अगर देखेगा तो कोई भी नहीं कह सकता इसके हाथ में कोई डिजीज है, कोई भी नहीं कह सकता। अगर 1.5-2 महीने पहले का किसी को हाथ पता हो, उसने देखा हो, तो वो आज कहेगा कि ये ठीक हो चुकी है। तो दिमाग का एक कीमिया होता है। इसी कीमिया को मैंने ऑर्थराइटिस के केस में ये पाया कि यदि स्विमिंग पूल में वो तैरना शुरू करें, पानी के साथ मैत्री करें, तो स्विमिंग पूल एक ऐसी जगह है जहां पे तैरने से आपको बॉडी तो चलानी पड़ती है लेकिन कोई भी इंजरी नहीं फील होती। आप वहां पे इजीली अपनी बॉडी को वर्क कर पाते हैं। जब इजीली वर्क करते हैं तो आपके दिमाग से वो फेयर खत्म हो जाता है, जो फेयर आपके दिमाग को और ज्यादा इमोशन में और डर में डाल रहा था। मैं कह रहा हूं कि फेयर प्रॉब्लम है, और जब आप दवाई लेते हो तो इसका मतलब है आप फेयर को एक्सेप्ट करते हो। जब आप दवाई किसी डॉक्टर से कह रहे हो कि मुझे रोग है, और रोग है तो डर रहे हो तो फेयर को आप भोजन दे रहे हो, और फेयर को मैं कह रहा हूं रोग है। तो यहां आपके साथ भी देखिए, मैं कोई दवाई तो आपको देता नहीं, कोई दवाई की बात नहीं करता, आपको स्विमिंग पूल भेज रहा हूं, आपको यहाँ पे योग निद्रा दे रहा हूं। योग निद्रा तो अपना काम करते ही करता है, लेकिन जब आप जग के भी जीते हैं तो वहां पे भी आप महसूस करो आप यहाँ सारे काम कर रहे हो, मैंने देखा है, लेकिन आपको कोई भी अभी तक दर्द महसूस नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें फेयर से आती हैं। और जैसे पानी जो है, माँ के पेट के अंदर भी बच्चा तैरता है, अगर स्विमिंग भी करे तो आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। उन्हें किसी के पास मसाज कराने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कोई भी केरला थेरेपी और ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो मैं आपको बताऊं
कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसको छोटा रोग मान के बैठ गए और ये सोच के कि मैं मसाज करा करा के ठीक हो जाऊंगा। हालत ये हुई कि आज वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि इसका इलाज करना है तो मैं उससे यही कहूँगा, अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो अपने अंदर से ही अपने फेयर को पहचानें, अपने इमोशन को पहचानें। अगर आप इमोशन खत्म करने पे काम करना चाहते हैं तो वो तो मैं आपकी दूर से मदद कर सकता हूँ, किसी की भी टेलीफोनिक बातचीत से भी कर सकता हूँ। लेकिन फेयर के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है समझने के लिए, तो उसके लिए उन्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं पूरी बात कर सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ। हर एक आदमी डिफरेंट है, इसलिए उसको समझने के लिए भी एक नए समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ऑर्थराइटिस जो है वो जितना मैंने जाना उतनी बात की, और इस पे अगर आपको कुछ आ रहा हो तो बताएं, पूछें। नहीं, बस खुशी हो रही है कि उधर योग निद्रा भी कर रही थी, तो स्विमिंग भी शुरू किया, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस आया। उससे पहले आपने कभी स्विमिंग नहीं किया था? नहीं किया था। आपकी, जबकि आप देखिए आप पहले दिन से स्विम कर रहे हैं। हाँ जी मैम। कोई भी आदमी पहले दिन ही जाके 15 मिनट के अंदर स्विमिंग नहीं सीख सकता। नहीं। इसको मैं कहता हूं कि योग निद्रा के बारे में जो मैं कहता हूं कि एक इंसान की स्थिति माँ के पेट जैसी बन जाती है जी। कि माँ के पेट में जैसे वो जीता है वैसे ही जगत में समर्पण के साथ जीता है। ऐसी स्थिति में योग निद्रा का एक और महत्व है। योग निद्रा ने ही आपको, जो आप कर रहे हैं 1-2 हफ्तों से, उसने ही आपको इतना कैपेबल बनाया कि आप 15 मिनट के अंदर स्विम करने लगे। जी। ये आपने खुद देखा। हाँ जी। आपने कहीं सीखा नहीं। नहीं। मैंने भी आपको नहीं सिखाया। नहीं। सिर्फ एक स्विम छोड़ने की बात होती। जी। तो 15 मिनट के अंदर, और ये आप ही नहीं, आपसे पहले भी 1-2 लोग आए जिनके साथ मैंने ये देखा कि वो स्विम बहुत जल्दी करने लगे। लोग हैरान हुए कि इतनी जल्दी स्विम कैसे करने लगे, लेकिन छोड़ने की कला है और वो आप में आई। आने का कारण योग निद्रा बहुत काम करता है इसमें। जी। और मैंने पहले भी योग निद्रा के संबंध में बात करते कहा था कि योग निद्रा की विधि असल में कृष्ण से आई है। ये कृष्ण का दर्शन है, और कृष्ण का दर्शन यही था कि जैसे बच्चा माँ के पेट में समर्पण के साथ जीता है, जिस दिन जगत में समर्पण के साथ जीना सीख लेता है वो धार्मिक है। यही योग निद्रा की बात थी। तो इस संबंध में काफ़ी योग निद्रा से काफ़ी रेस्ट भी मिलती है, मन को भी, शरीर को भी, एंड इट्स अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू।